नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब की बार किसकी सरकार का वक्त हो गया है। इस बुलेटिन में हम उन तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जो आज दिन भर रहने वाली हैं सुर्खियां। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की। आपको दिखाएंगे कुशीनगर से लेकर मेरठ तक गौ तस्करों पर कार्रवाई की एक एक तस्वीर। बात करेंगे जयपुर में मौलाना तौकीर रजा की जहरीली तकरीर की। तौकीर रजा ने क्या कहा, पूरी बात सुनाएंगे। बात होगी जयपुर से आई एक और बड़ी खबर की, जहां बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाने पर व्यापारियों को मिली विदेशी नंबरों से जान से मारने की धमकी। आपको पूरी डिटेल दूंगी, कैसे शिकंजे में आया बाबा सिद्दीकी का फायरिंग करने वाला शूटर, नेपाल भागने से पहले कैसे पहुंचा सलाखों के पीछे। तस्वीर पटना की भी होगी आपके सामने, जहां दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में हथियारबंद बदमाशों ने लूटकांड को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कैसे जमीन को लेकर हुआ पूरा बवाल, एक एक डिटेल होगी आपके सामने। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इस वक्त गौ तस्करी करने वालों की खैर नहीं। बड़ी खबर आपको दे दूं, उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 48 घंटे में 6 शहरों में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है, जबकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले गैंग को पकड़ा है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गैंग गाड़ियों से रात में निकलता था और पशुओं को चुराकर उन्हें कटान के लिए भेज देता था। उत्तर प्रदेश में 6 जगहों की तस्वीरें अब आपके सामने रखने जा रही हूं, जहां पर गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन हुआ है। मुजफ्फरनगर, कुशीनगर के अलावा फतेहपुर, बिजनौर, लखनऊ और मेरठ में भी गौ तस्करी करने वालों पर कार्रवाई हुई है। बिजनौर में, चांदपुर में भी पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया। लखनऊ में 25,000 का इनामी गुलाम वारिस गिरफ्तार हुआ है। यूपी एसटीएफ ने गौ तस्करी के सरगना को पकड़ लिया है। मुजफ्फरनगर में भी गौ तस्करों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। गौ तस्करों का एनकाउंटर लाइव हुआ है। इस एनकाउंटर में गौकशी के अंतर्राज्यीय गिरोह की कमर तोड़ दी गई है। एनकाउंटर के दौरान 4 गौ तस्करों को पकड़ा गया। ये तस्कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में गौकशी का रैकेट चला रहे थे। मुजफ्फरनगर में गाड़ी में गौवंश ले जा रहे तस्करों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद कुछ बदमाश लंगड़ाने लगे तो कुछ पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। वहीं कुछ बदमाशों को जमीन पर बैठाया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। आप ये तस्वीर देखें। वहां से पकड़ो जल्दी, अरे वहां से पकड़ो जल्दी, पकड़ के लाओ, ले जाओ ना, हिमांशु पकड़ के लाओ उसको, अरे पकड़ो उसको, भाग रहा, पकड़ के लाओ ना। मुजफ्फरनगर में गौ तस्कर दिन में आवारा मवेशियों को अपने टारगेट पर लेते थे और रात में मौका देखकर आवारा मवेशियों को किडनैप करके अलग अलग राज्यों में सप्लाई करते थे। गौवंशों को गाड़ी में लोड कर जंगल के रास्ते रुड़की और हरिद्वार तक ले जाते थे, जहां इन गौवंशों को वसीम, शौकीन और अब्बास को बेच दिया जाता था। फिर वसीम, शौकीन और अब्बास गौकशी को अंजाम देते थे। गौ तस्करों के पास से पुलिस ने 3 गौवंश, अवैध हथियार और पिकअप वैन बरामद की है। वहीं चांद और अब्बा नाम के गौ तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है। कब्जा कर रहे हो, काम बताओ। मैं तो 2-3 बार आया। कितनी बार गया लेकर? 3 बार। आज कहाँ लेके जा रहे गाड़ी? कहाँ लेके जाते गाड़ी बताओ ना। बता रहे हो आज है सिकरोड़ा किसके पास? के पास में। और कौन है? और कौन है तुम्हारे साथ में काम करते हैं? चांद और दूसरा अब्बा। 4 पकड़े, 2 भाग गए, एक के गोली लगी। 2 भागे, 2 भाग गए। चांद और अब्बा भागे। दोनों तरफ से बदमाशों ने अपने आप को घिरा हुआ देखा। उन्होंने यहाँ पे जब मौके पे पुलिस पार्टी पहुँची तो देखा कि यहाँ एक पिकअप खड़ी है और उसमें जानवरों को लादा जा रहा है। तो इनमें से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा
जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। एक बदमाश भाग के गया है, ये देवबंद का रहने वाला है, इसका नाम चांद बताया जा रहा है। ये चांद इस पूरे गिरोह का सरगना है और ये यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर और आसपास देवबंद जो ये क्षेत्र है, यहाँ से जंगलों से छुट्टा जानवर इकट्ठा करते हैं। इसमें मोस्टली जो गोवंश होता है इसको इकट्ठा करते हैं और फिर इसको ये जो है वो एक जहाँ पे रुड़की या अन्य जगह जो इनके ख़रीदार होते हैं वहाँ पे इनको जो है ये सप्लाई करा देते हैं। अब बात वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक गोलबंदी की। राजस्थान में मुसलमानों को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, मुस्लिम लड़कों को उकसाया जा रहा है। इस्लामिक धर्म गुरु मौलाना तौकीर रज़ा ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया। मौलाना तौकीर रज़ा ने जयपुर में मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया। तौकीर रज़ा ने कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़क पर उतर आएंगे उस दिन रूह कांप जाएगी। अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी ही होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान नौजवान बुज़दिल नहीं है, उन्हें कंट्रोल करके रखा गया है। जिस दिन मुस्लिम नौजवान कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन उन्हें रोक पाना असंभव है। ईमानदार हो अगर, तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि दिल्ली आओ और इसके खिलाफ कानून बनवाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। औकाफ के हवाले से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन अमान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो और तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। नहीं है, बातिल को कुचल डालेंगे। हक के शहजाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे तहर भी उलझी तो मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे इंशाअल्लाह बदल डालेंगे। इंडिया टीवी से बातचीत में तौकीर रज़ा ने दिल्ली चलो मार्च पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम संगठनों के अलग अलग प्रदर्शन को सरकार नोटिस नहीं ले रही है, इसलिए दिल्ली जाकर हम अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर सरकार हमें अपना दुश्मन मानती है तो इसका ऐलान करे, अगर हमें हिंदुस्तानी मानते हैं तो तमाम हिंदुस्तानी लोगों की तरह बराबरी का बर्ताव करें। तौकीर रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर जी, आज औकाफ का जो एक सम्मेलन हुआ, तमाम मुसलमान और तमाम लोग वहाँ पे मौजूद रहे। आपको मैं सुन रहा था, आपने ऐलान किया कि दिल्ली चलो, दिल्ली अगर नहीं गए तो बात नहीं बनेगी। आप तो स्टेज पे अपना शामियाना लेके बैठने जा रहे हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि अलग अलग सूबों में, अलग अलग ज़िलों में लोग जो छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, हुकूमत उसका उतना नोटिस नहीं ले रही जितना लेना चाहिए। तो हुकूमत को एहसास कराना है तो हुकूमत दिल्ली में बैठी हुई है, तो वहाँ जाके हम अपनी बात रखना चाहते हैं और अपनी बात कायदे से पहुँचाना चाहते हैं ताकि हमारी तकलीफ
हुकूमत सबकी है और सबकी तकलीफ़ों पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो हमें अपना दुश्मन मानते हैं तो उन्हें ऐलान करना चाहिए, और अगर वो हिंदुस्तानी की हैसियत से हमें हिंदुस्तानी मानते हैं तो तमाम हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तमाम के साथ बराबर का सलूक करना चाहिए। तो औकाफ बिल के हवाले से सिर्फ मुसलमानों में नहीं, बहुत से गैर मुस्लिमों में भी मैं देख रहा हूँ कि बेचैनी है इन चीज़ों को लेकर। तो ऐसा कोई काम जिससे एक पूरे समाज की दिल आज़ारी हो रही है, ऐसा काम हुकूमत को नहीं करना चाहिए। सत्र में बिल पास होना है, 2 बेईमान गिरफ्तार हो जाएंगे अगर हर कोई जयपुर से निकल के दिल्ली तक आ जाए, जाम लग जाए सड़क पर, पूरा सड़क पर लोग उतर आए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें लोगों को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं और पूरे कानून के दायरे में आने को कह रहे हैं, और हम अपनी मांग रखना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने अन्याय किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो हमारा देश है, हमारे देश की हुकूमत है, तो अपने देश की हुकूमत से हम अपनी मांग रखना चाहते हैं। तो 10 आदमी वो मांग रखे या 10,000 आदमी वो मांग रखे, तो भीड़ के साथ जो मांग रखी जाएगी उस पर हुकूमत तवज्जो देगी। ये 2 बेईमान कौन है जिनका जिक्र आप कर रहे थे? भाई, यती और गिरी, इन 2 लोगों ने जो बेईमानी की है, जो गुस्ताखी की है, इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, फ़ौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हुकूमत इनकी सरपरस्ती कर रही है और इनकी गिरफ्तारी ना होने की वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि गली मोहल्ले के जो छुटभैये नफरती चिंटू हैं वो इस किस्म की हरकतें करने लगे हैं। इसी कार्यक्रम में सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी मोदी सरकार पर जहर उगला। इमरान मसूद ने कहा कि आज मुसलमानों के घरों में आग लगी है, लेकिन कल ये आग हिंदुओं के घरों में भी पहुंच सकती है। इमरान मसूद ने सवाल पूछा कि कहीं वक्फ बोर्ड के बाद सरकार की नजर हिंदू समाज के मंदिरों की प्रॉपर्टी पर तो नहीं है। भाइयों से कहना चाहता हूं, आज घर में मेरे आग लगी है तो पड़ोस में घर तुम्हारा भी है। ये कहीं तुम्हारी मंदिरों की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर तो नहीं है। आवाज उठने लगी है साधु समाज, संत समाज के बोर्ड बनाने की। कहीं ऐसा ही कानून ला करके वो तमाम तर प्राचीन मंदिर जिनके पास, चाहे वो साउथ इंडिया के हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हो, उन तमाम मंदिरों के ऊपर तो कहीं नजर नहीं है कि इनके ऊपर भी हम काबिज होकर के बैठ जाएं। अब बात करेंगे राजस्थान के जयपुर की, जहां व्यापारियों को बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर लगाने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाने वाले व्यापारियों के पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। 8 नवंबर को 4 घंटे में एक व्यापारी के पास कुल 48 कॉल आए हैं और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 10 दिनों के अंदर गोली मारने की धमकी दी गई है। शहर के बजाज नगर थाने में इस तरह की धमकी देने वाली रिपोर्ट 2 नवंबर को दर्ज हुई थी। 9 नवंबर को दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बरकत नगर के पीड़ित 2 व्यापारियों के मुताबिक 8 नवंबर की शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उनके नंबर पर 48 व्हाट्सएप कॉल आए हैं। इनमें से किसी कॉल को रिसीव नहीं किया गया। जिन नंबर से फोन आए वे सभी विदेश के थे। दरअसल रजत परनामी और पंकज गुप्ता नाम के कारोबारियों ने दीपावली पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक पोस्टर लगाया था। इसमें उन्होंने लिखवाया था कि बटेंगे तो कटेंगे। इस पोस्टर को फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कुछ लोगों ने वायरल कर दिया और देखते ही देखते दोनों व्यापारियों को विदेशी नंबर से धमकी भरे कॉल आने लगे। पूरा वाकया आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूं। दिवाली से पहले धनतेरस के दिन बरकत नगर के 2 व्यापारियों ने पोस्टर लगाया था। उनके मुताबिक पोस्टर केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए लगाया गया था। किसी को भी आहत करने की कोई मंशा नहीं थी। लेकिन कुछ दिन के बाद 8 नवंबर को 4 घंटे के अंदर एक व्यापारी के पास कुल 48 कॉल आ गए। बार बार एक ही सी बात कही गई, जान से मारने की धमकी दी गई, विदेशी नंबर से मैसेज आया और 10 दिनों के अंदर गोली मारने की धमकी दी गई। अब पुलिस की साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। धनतेरस को हमने एक बैनर लगाया था, पोस्टर, उसमें कुछ उसके बाद हमें थ्रेट आने लगी
उसमें कटेंगे तो बटोगे तो कटेंगे, ये था उसमें, ठीक है ना। वो हमारा उद्देश्य ये था कि हिंदू समाज एक हो, वो जातियों में विभाजित है, अलग अलग, कोई सैनी, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई इस तरह का। तो हम ये चाहते थे कि सब एक अपने आप को हिंदू बताएं। उस उद्देश्य से हमने वो एक पोस्टर लगाया था। उस पोस्टर को लगाने के बाद में पता नहीं क्या चक्कर हुआ, वो पोस्टर वायरल हो गया। वायरल होने के बाद में हमें थ्रेड आने लगे। थ्रेड हमें यूके से, लेबनान से और कजाकिस्तान से और पाकिस्तान से एक थ्रेट आने लगे। उसके बाद में मैंने मेरे मोबाइल को, एक आईफोन में एक सेटिंग होती है, मैंने उसको बंद कर दिया। उससे मेरे को रिलीफ हुआ, क्योंकि रात को कंटिन्यूस फ़ोन आते थे, 100 150 कंटिन्यूस फ़ोन आने लग गए, जिससे मैं मानसिक परेशान होने लगा। मैंने कहा दीपावली का टाइम है और ऐसा अपन ने क्या कर दिया जो अननेसेसरी का हो। तो इसलिए मैंने एक आईफोन में एक सेटिंग थी, उसको मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद में ये है, मेरे को कॉल नहीं आई, पर वो कॉल का मेरे को वो आने लग गया। क्या कहा जाता उन कॉलों में? कॉलों में पहले तो मैसेज आता था, मैसेज में उल्टा सीधा लिखा हुआ होता था, आप ये कैसे कर रहे हो, आप कौन हो, क्या है, आप क्या काटोगे, क्या ये। दोनों व्यापारी धमकी भरे कॉल आने के बाद डरे हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर लगाने का मकसद अपने समाज को एकजुट करना था, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। लेकिन दोनों व्यापारियों को यूके, लेबनान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल आने लगे। कॉल करने वाले लोग जान से मारने की और देख लेने की धमकी देने लगे। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 10 दिन के अंदर अंदर गोली मारने की धमकी तक दे डाली। अब पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। रजत परनामी और पंकज गुप्ता के द्वारा रिपोर्ट दी थी और साथ में वो पोस्टर की फ़ोटो लगाई थी कि बटेंगे तो कटेंगे, इस टाइप का उन्होंने बरकतनगर बाज़ार में ग्राहकों के लिए लगाया कि दिवाली की ख़रीदारी उनसे करो जो दिवाली मनाए, और अपने नंबर दिए। तो उन नंबरों पर फिर इनके पास में प्लस लगा के 11 डिजिट में नंबरों से फ़ोन आए और धमकी, व्हाट्सएप कॉल पे फ़ोन आए और धमकी दी कि गोली से भून देंगे, ये ऐसा। तो इसकी हमने साइबर सेल में जांच के लिए भेज दिया, जांच हो रही है और जल्दी हम इस चीज़ का खुलासा करेंगे। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, अभी तक की पुलिस की जांच में क्या कोई ट्रेस हुआ पाया है? कहां से ये कॉल्स आए हैं, कौन है इसके पीछे? देखिए, जो कॉल्स आए हैं वो विदेशी नंबरों के हैं। जो साइबर एक्सपर्ट से जो हमारी बातचीत की है, जो साइबर सेल की टीम जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, उन्होंने बताया कि सारे नंबर यूके यानी लेबनान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जितने भी ये कंट्री हैं, यहाँ से सारे फ़ोन नंबर्स आए हैं। और जो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी जो उसमें हुई है, व्हाट्सएप कॉल को जो ऑडियो जो उन्होंने दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड किया, उसमें धमकी दी जा रही है, गाली गलौज की जा रही है। तो पुलिस अभी इस बात की जाँच कर रही है कि क्या यहाँ से कहीं फॉरवर्ड करके कोई कॉल्स तो नहीं की गई हैं। लेकिन प्राइमा फेसाई यही मिला है कि जैसे ही ये पोस्टर्स तमाम सोशल मीडिया पे जब सर्कुलेट हुए, उसमें इन लोगों का नंबर दिया गया था धनतेरस के दिन, और उसी दिन रात को ही इन नंबरों से फ़ोन आने शुरू हो गए। और उसके बाद जब दूसरे दिन जब इन्होंने FIR दर्ज कराई, तब इन्हें साइबर सेल की जो टीम थी उसमें जांच करी, तो कोई भी जो नंबर था वो फिलहाल भारत का नंबर नहीं मिला, वो सब विदेशी नंबर्स थे। और कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेबनान, यूके, इन जगहों से ये नंबर तमाम आ रहे थे। अभी फिलहाल जाँच कर रही है पुलिस की टीम, लेकिन ये जो दोनों व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी मंशा नहीं थी कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करें, हमारी मंशा सिर्फ इतनी थी कि धनतेरस के दिन, दीपावली के पर्व पर ग्राहकों को लुभाने के लिए कि ये पोस्टर लगाएं। लेकिन उसमें हमने अपना नंबर दे दिया, और उस नंबर को फ्लैश होते ही तमाम सोशल मीडिया पर जब ये पोस्टर्स वायरल होने लगे, तब इनके पास धमकी भरे कॉल आने लगे, और इतने ज़्यादा कॉल आए कि रात भर इनके पास फ़ोन आ रहे थे। पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल अभी जाँच कर रही है। शुक्रिया पुलिस जानकारी के लिए आपका। और अब बात होगी बाबर सिद्दीकी मर्डर केस की, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। बाबर सिद्दीकी को गोली मारने वाला शूटर शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा को यूपी STF और मुंबई क्राइम ब्रांच ने जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। शूटर शिवा को बहराइच के नानपाड़ा से पकड़ा गया है। शूटर शिवा नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर से 19 किलोमीटर पहले ही की गई। पुलिस ने शिव कुमार की मदद करने वाले 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बाबर सिद्दीकी के मर्डर से पूरे देश में सनसनी थी। 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन ही बाबर सिद्दीकी को मुंबई में उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या में लॉरेंस गैंग के 3 शूटर शामिल थे। 2 शूटर तो मौका वारदात पर ही गिरफ्तार हो गए। वहीं भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए शूटर शिवा फरार हो गया, जो अब मुंबई क्राइम ब्रांच के शिकंजे में है।
शूटर शिव कुमार बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का एक राज जानता है। सुपारी किसने दी, हथियार कहां से मिला, प्लानिंग कैसे हुई, मुंबई से वो कैसे भागा और कहां कहां जाकर वो छिपा। धीरे धीरे वो तमाम राज पुलिस के सामने आएंगे। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को जो शुरुआती बयान दिया है उससे भी कई सारी जानकारी आई हैं। शूटर शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा ने बताया कि वो धर्मराज कश्यप के साथ मिलकर पुणे में स्क्रैप का काम करता था। तभी उसकी मुलाकात वहां पर शुभम लोनकर से हुई। शुभम लोनकर की दुकान इनकी दुकान के बगल में ही थी। शुभम लोनकर लॉरेंस गैंग के लिए काम करता था। शुभम ने ही शिव कुमार और धर्मराज के बाद लॉरेंस के भाई अनमोल से की थी और ये सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बदले 10 लाख रुपए देने की बात कही। आइए अब आपको बताते हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के 6 मुख्य किरदार कौन हैं। सबसे पहला नाम शिव कुमार गौतम का है, जिसने बाबा सिद्दीकी पर फायर किया। पुलिस ने उसे बहराइच से पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच। मेरा शिवा कुमार गौतम उर्फ शिवा। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकिशन। पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच। मेरा शिवा कुमार गौतम उर्फ शिवा। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकिशन। पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच। अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन किया है। किश्तवाड़ के केशवान में आज दूसरे दिन सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश के लिए मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। कल हुए एनकाउंटर के बाद सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। आतंकियों के पास से केशवान में हुए मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया था, जबकि 3 और जवान घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों को किश्तवाड़ के जंगलों में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल केशवान में जंगल में छिपे हुए आतंकियों ने करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई के दौरान 4 जवान घायल हो गए। इनमें इलाज के दौरान नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए। शहीद राकेश कुमार हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे। सेना के मुताबिक केशवान फॉरेस्ट में छुपे आतंकी कश्मीर टाइगर्स के ग्रुप के हैं। इन लोगों ने ही 7 नवंबर को 2 विलेज गार्ड की हत्या की थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले 2 दिन में 3 मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने नवंबर महीने के अंदर ही 10 दिन के अंदर 8 आतंकियों को मार गिराया है। 2 नवंबर को अनंतनाग और श्रीनगर में सेना ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया। 5 नवंबर को बांदीपुरा में 1 आतंकी ढेर किया गया। वहीं 6 नवंबर को कुपवाड़ा के लोलाब में एक आतंकी को सेना ने मार गिराया।